गांव से पधारे मैं अपने उन पिता तुल्य बुजुर्गों से और मंचासीन सभी मेहमानों से मैं इस बात की माफ़ी मांगता हूं कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया और मैं लेट आया हूं। उसके लिए बार बार आपसे मैं जो ना क्षमा प्रार्थना करता हूं। और मैं आते हुए मेरे कैथल में प्रोग्राम थे और मेरा दिल यहीं पे था। मेरी अभिमन्यु भाई से आज भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी और बीच में पहले भी बात होती रही थी। मैंने इनको एश्योरेंस दिया था कि मैं पक्का इस कार्यक्रम में पहुंचूंगा, लेकिन वहां जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद इस प्रकार से मिला कि मुझे 2 प्रोग्राम तो बीच में छोड़ के उनसे माफ़ी मांग के आया हूँ। मुझे इस प्रोग्राम में एक बार हाजिरी देनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने रास्ते में आते आते जब मैं गाड़ी में कैथल से चला तो मैं यूट्यूब पर जो चल रहा था उसको लाइव को देख रहा था और मैंने यहाँ तक इस प्रोग्राम को देखा। सबसे पहले मैं भाई अभिमन्यु को और उसकी टीम को और यहाँ इसको सपोर्ट करने में और इस सारी मैनेजमेंट के लिए मैं इस कथूरा गांव की युवा टीम और भाई सोनू को, सरपंच को बहुत बहुत बधाई करता हूँ। और आज मैंने जो एक महसूस किया कि ये रैलियों में जो इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं अलग अलग पार्टी के नेता, इन रैलियों का भी बहिष्कार होना चाहिए और ये रैली कॉमन होनी चाहिए। उस एक ही रैली के मंच के ऊपर दोनों सारी पार्टियों के नेता अपने विचार रखें जनता के सामने, जनता के बीच में। जैसे संवाद फोरम में पब्लिक आती है और एक प्लेटफार्म पे आप अपने विजन बताते हैं, अलग पार्टियों के सारे नेता आते हैं। ये जब तक नहीं होगा जब तक इनकी असलियत का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने जयकारे बोलने वाले लोग आते हैं, उस नेता के भगत उस पार्टी में आते हैं और वो जयकारे बोलते हैं उसी के, चाहे वो में बोलना आवे है चाहे ना आता उसने। जब सारी पार्टियों में आस्था रखने वाले सभी आदमी, सभी लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होंगे, सभी नेताओं की बात सुनेंगे, जब उनकी पोल पाटेगी किसमें कितना दम है। और इस आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बार बार मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक नई सोच आज इस भाई अभिमन्यु की इनकी पूरी टीम ने जो इस बड़ौदा में दी है, और मैं बार बार कहता हूं कि बड़ौदा हल्का को आज एक ऐसा मौका भगवान ने दिया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए आप एक नई सोच बन के निकल सकते हो। ये आपको भगवान ने मौका दिया, इसको चूकना मत। आज मेरे से पहले इस अध्यादेश पे सभी पार्टियों के, मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे नेता आ चुके हैं जो मैंने पता कराया है, और सभी ने विस्तार से इन तीनों काले अध्यादेशों के बारे में आपको मोटे रूप से एक एक बात बता दी होगी। और भाई अभिमन्यु तो इसके ऊपर बहुत लंबी रिसर्च, मैं इनका पीछे भी जो इनके इंटरव्यूज आते थे मैं देखता था, मैं इनसे बड़ा प्रभावित था और मैं खुद इनसे मिलना भी चाह रहा था। ये सहयोगवंश इस कार्यक्रम के बदौलत ही इनसे मेरा मिलना हुआ। तो मैं आप सबको 2-4 बात ही अपनी देशी उसमें बताना चाहता हूं। आपका कोई सवाल मेरे से हो तो पहले आप वो सवाल मेरे से कर सकते हैं। मैं तो यही बताना चाहता हूं, ये तीनों अध्यादेश जो किसान को और खेतियार मजदूर को और इस कृषि से जुड़े हुए जो भी व्यापारी व्यवसायी हैं और आम उपभोक्ता जो इस देश का नागरिक है, सबके लिए ये काले अध्यादेश हैं। सबके लिए आने वाला उनका भविष्य और उनके बच्चों के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और जिस भागम भाग में इन अध्यादेशों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का काम किया है, और जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर कोई भी बिल जाता है उसकी वोटिंग से उसका निर्णय होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के अंदर मार्शल बुलाने पड़े और इसको बगैर वोटिंग के तालियां बजाकर जो ना इतने महत्वपूर्ण बिल को जो उन्होंने धक्के से पास करने का काम किया।
ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और जिस प्रकार से ऐसा पहली बार देखने को मिला, सरकार कहती है कि यह बिल किसान को, उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, किसान को खुशहाल करने के लिए, और किसान वो अन्नदाता कर्मयोगी सड़कों पे बैठ के चिल्ला रहा है कि ये काले कानून है, मुझे बर्बाद कर देंगे, मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति मेरी जमीन पर, मेरी माँ के ऊपर, जिसको जमीन को किसान अपनी माँ समझता है, उसको कब्जा कर लेंगे। और वो सरकार के अंधे बहरे, जिनका रिमोट कंट्रोल उन कॉर्पोरेट हाउसेस अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के हाथ में है। ये कानून, ये तीनों अध्यादेश उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बनाए हैं, इस गरीब किसान और मजदूर के लिए नहीं बनाए हैं। इस बात को वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी ताकत वो जनता की ताकत होती है। वो चुनकर अगर कुर्सी देना भी जानती है तो कुर्सी से पकड़कर नीचे उतारना भी जानती है। यही बात जानने की जरूरत है आज आप सबको। मैं पिछले 1 साल से, मुझे 10 महीने हो गए हैं, सरकार बनते 2 महीने बाद मेरा टकराव शुरू हो गया था और मुझे कई तरह से डराया भी गया, मुझे लोभ भी दिए गए। लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं और जिस सोच के साथ इस राजनीति में आया था, उसी नीयत और सोच के ऊपर आज तक खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा, वादा करता हूं आपको। आपने देखा होगा जब ये तीनों अध्यादेश आए, हरियाणा प्रदेश का 1 दिन का विधानसभा सत्र घोषित किया गया और उस विधानसभा सत्र में मैंने सभी से डिस्कस करके, डॉक्टर साहब का मेरे बहुत योगदान, इनके साथ बैठ के डॉक्टर शमशेर जी के साथ हमने एक प्राइवेट बिल तैयार किया। उसमें जो इस अध्यादेश में जो मोटा मोटी कमी है, जिसको ये आज के गठबंधन के डिप्टी सीएम साहब भी बोलते हैं कि एमएसपी को मैं खत्म नहीं होने दूंगा और जिस दिन एमएसपी खत्म हो गया उस दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप सब जानते भी हैं, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी में बढ़ोतरी भी की है 2.6%, जो अब तक के पुराने इतिहास में देखोगे सबसे कम है। वो एक लोभन प्रलोभन, एक टॉफी किसानों को देने का काम किया है। बेचारा एमएसपी बढ़ा दिया, गेहूं के 50 रुपये बढ़ा दिए, फलाने के इतने बढ़ा दिए, वो देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस एमएसपी की वो बात करते हैं, मैं मानता हूं लागू रहेगा। एमएसपी बाजरा का एमएसपी 2151 रुपये। आज मंडी में बाजरा 1200 रुपए में पिटता अंडा है कि नहीं अंडता। धान का एमएसपी 1888 रुपए, आज 1400 और 1500 रुपए में जो है ना धान पिटता अंडा है, मजबूरी में, क्योंकि वो कई दिन राख नहीं सकते, वो काला हो जाएगा और मजबूरी में किसान उसको बेच रहा है। अपना दीवन इकट्ठे कैथल में जीनता आगे धान आ चुका है मंडी के अंदर, और रोज वहां किसान 1400 और 1500 रुपए में बेचने पे मजबूर है। आज गेहूं 1400 और 1500 रुपए में पिटता अंडा है मंडिया में, एमएसपी 1975 रुपये। तो हमें एमएसपी कागज में नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए किसान की फसल एमएसपी पे बिक्री हो। यही तो चाहता है किसान। अब इस 3 अध्यादेश में एक लाइन जोड़ दो, अब जो एमएसपी सरकार घोषित करती है उस एमएसपी पे किसान की फसल बिकनी चाहिए। अगर कोई व्यापारी या पूंजीपति उसको कम दाम में खरीदता है तो उसको अपराध की श्रेणी में लेकर उस पे केस दर्ज होना चाहिए। ये कानून बना के उसमें डाल दो। यही तो मांग रहा है मेरा किसान आज सड़कों पे खड़ा होकर। मेरा किसान यही तो मांग रहा है। अगर वो पूंजीपति बड़े बड़े ये टाटा बिरला कॉर्पोरेट हाउसेस अगर मेरे यहाँ के पूरे जिले की गेहूं खरीद ली, धान खरीद गए, और जब वो उड़े बॉम्बे जा बैठा तो यो किस 2000 रुपये मांगने,
उस दौरान इतने के बेच रखे, इतना उड़ा भाड़ा लाग जा, उड़ा को उसने बढ़न देना, उसकी गारंटर सरकार बन जाए, यही तो चाहता है ये मेरा किसान। ये हमने उसमें बदलाव किया। उसके बाद जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल है, उसमें उनको भंडारण की खुली छूट दे दी, जो पहले एक लिमिट होती थी। आज मेरा किसान, हम आलू पैदा करेंगे, सब्जी पैदा करेंगे, दाल पैदा करेंगे, आज हमारा भाव वो खरीदेंगे आलू 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, और उस सारे आलूआ ने खरीद के अपने गोडाउन में भर लेंगे, और 1-1.5 महीना बाहर उनका उनका कोल्ड स्टोरेज है वो खराब को नहीं हो, किसान का तो घर पड़ा पड़ा वो जाम जाएगा, उसमें तो वो खराब हो जाएगा, तो वो तो 15 दिन का 20 दिन का रख के सारा मंडी में बेचा होगा। और वही किसान 1 महीने के बाद वो आलू खरीदने के लिए जब बाजार में जाओगा तो उसका वो 4 रुपया आलू उसने 50 रुपए किलो मिलेगा। ये क्यों अन्याय उस किसान गरीब के साथ? उसका रेट निर्धारित क्यों नहीं कर रहे आप? ठीक है, उनका खर्चा लगेगा, कोल्ड स्टोरेज है, उनके पास लेबर लगेगी, 5 रुपए की चीज ने उसने लिमिट कर दो, 3 गुना 15 रुपया हम बेच दे, अरे 4 गुना कर दो 20 रुपया हम बेच दे, लेकिन 20-20 गुना तो नहीं होना चाहिए। अगर यह कंडीशन, तो गरीब का घर कैसे चलेगा? अगर ये हो गया तो वो ऐसा अध्यादेश है जिससे इस देश का हर गरीब को अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी हर चीज को। इनके गोडाउन बन चुके हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख मीट्रिक टन का स्टोरेज का गोडाउन तैयार हो चुका है, और यहां भी आपके आजू बाजू जमीनें उन्हें देख ली हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर ये गांव में जो छोटे मोटे हमारे बेरोजगार भाई नु करे दुकान कर लेते क्या आएंगी, आगे सारी चीजें उन गोडाउन में मिलेंगी, और ये गांव वाले जो दुकान में हमारे गुजारा करे हैं वह बीड़ी माचिस और तमाकू बेचने के रह जाएंगे, उन दौर के में सामान को नहीं मिले, उनने दौर लेना पड़ेगा, और वह होम डिलीवरी देंगे, उस रेट में आड़े फालतू लेगा बेचेगा तो उस दौर लेगा कौन? उस सस्ते रेट में गोडाउन ये बड़े बड़े टाटा बिरला की जो फर्म है वो उसको बेचने की है, सब कुछ छोटा व्यापारी का धंधा बंद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होती है शाहबाद के अंदर आलू की। जब भाव तेज होता है तो सारा आलू खरीद ले जाते हैं, यूपी के हैं वो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शायद आपको पता हो तो आज नहीं कई सालों से शाहबाद के अंदर की जाती है, और जब भाव कम होगा तो फिर वो कंडीशन लाते हैं, हमने तो इतने साइज का आलू चाहिए, छांट के दे दो। ये आलू भीतर उसमें जमीन में इतने साइज का होगा, इतने साइज का होगा कि इतने होगा। एक आधा भाई मारा ने कहा 2-2 फुट के भी आलू हैं, वो कितने का होगा? बेरा क्यों लागेगा उस बात का? किसान ने नहीं बेरा ना, वो तो जब खोदांगे जब लिकड़ेगा किसा लिकड़ा है, और वो इस कंडीशन का लेके मोटला ने भी छोड़ देगा, थार दौर छोटला ने भी छोड़ देगा, उसने लेके कड़े जाओगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके अंदर ये भी कंडीशन है कि वो जो बड़ा व्यापारी आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो एग्रीमेंट साइन करेगा, उस एग्रीमेंट में ये भी क्लॉज है कि वो आपकी उस जमीन पर जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपसे एग्रीमेंट कर रहा है, उस पे वो बैंकों से लोन भी ले सकता है। और वो थारी जमीन पे जो लोन लेके उधर बॉम्बे जा बैठा तो थारी जमीन पे तो बैंक आगे कब्जा कर लेंगे, थारी जमीन भी जागी। तो ये 5-4 चीजें उसके अंदर अमेंडमेंट करके डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की उसके अंदर, और हमने मिलकर वो बिल वहां पे विधानसभा के अंदर सबमिट किया। अगर आप वाकई में ही किसान हितैषी हो, वाकई में ही आप चाहते हो मेरे देश और प्रदेश का किसान खुशहाल हो, तो आप इस कानून में ये बदलाव कर दो, मेरा किसान बच जाएगा। अन्यथा ये किसान उन पूंजीपतियों का मजदूर बनकर अपने खेत में रह जाएगा, और इसका बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये उसके अंदर लिखा था। और आपने देखा होगा वो 1 दिन का सेशन था, वो लाइव चला था, और उस लाइव चले हुए सेशन के अंदर आपका जो बिल था, जो चर्चा में कॉलिंग मोशन के नाम से एक होता है, जो विशेष, जो सबसे जरूरी कोई विषय प्रदेश का होता है, उसको रखना होता है उसके अंदर। और विधानसभा सत्र चलने से पहले एक मीटिंग होती है,
उसको बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होते हैं नेता पक्ष और नेता विपक्ष और विधानसभा के स्पीकर साहब। और वो ये फैसला करते हैं कि आज की विधानसभा की कार्रवाई में क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे और किस किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और क्या मुद्दा जरूरी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपका मुद्दा जरूरी नहीं समझा गया, वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उस पर साइन नेता विपक्ष के भी हैं, नेता पक्ष के भी हैं और स्पीकर के भी हैं। और ये बाहर आकर जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं, बात करते हैं आपको, हम किसान के साथ हैं, मैं धरती पुत्र हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, उन सब की असली बात मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ तड़का वो 10 यूपी वाला फेरा हो 10 ही है। हाँ, वो यूपी वाला अपनी बात कर ले, यूपी वाले क्यों करा, अपनी बात कर ले। बीच में नहीं बोलने करते। तो उस दिन विधानसभा के अंदर नेता पक्ष नेता विपक्ष और उस दिन नेता पक्ष डिप्टी सीएम साहब ने संभाल रखा था और उन्होंने ये कहा कि कुंडू साहब हमने तो बेराय नहीं हो बिल भी आ लिया। सुना था ना, वो सुना था। और वो नेता विपक्ष जो बीच में आकर आपके बीच में ये कहता है मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, वहां एक शब्द नहीं बोला। और वहां पास क्या कराया बताऊं, वहां बिल पास किया गया टाउन प्लानिंग का। टाउन प्लानिंग का जो 75 का बिल था उसमें मॉडिफिकेशन करके चेंज कर दिया गया और बिल्डर को इतना बड़ा फायदा, जो बिल्डर चम्मन बिल्डर, बड़े बिल्डर जो गुड़गांव के और फरीदाबाद के थे, जिनकी बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा था, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने टाउन प्लानिंग का बिल धोखे से पास कराया और उसमें उन सभी बिल्डरों को कम से कम 50,000 करोड़ रुपए के जो बिल्डिंग उनको जो ना बचाने का काम किया। मेरे 1980 पीटीआई भाइयों के लिए बिल लाने का काम नहीं किया जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं मेरे भाई बहन। मेरे किसान के लिए कोई चर्चा करना उचित नहीं समझा, जो मेरा किसान आज पिट रहा है सड़कों के ऊपर, मेरे बुजुर्गों को लाठियां भाजनी पड़ रही हैं, उसकी तकलीफ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, कहां है वो किसान नेता, वो सत्य असत्य और बड़ी बड़ी धरती पुत्र होने की बात करने वाले? इस बात को आपको समझना होगा कि कौन आपका है कौन पराया है। चौधरी छोटूराम को हम मसीहा मानते हैं। चौधरी छोटूराम जी ने एपीएमसी एक्ट जो मंडी हमारे लिए तैयार की थी, उनकी दूरगामी सोच थी कि मेरा किसान, अगर ये मंडी ये एक्ट पास नहीं किया गया तो ये मेरे किसान को मार देंगे। आज उसी चौधरी छोटूराम की सोच और उसकी नीति को, उसके कानून को ये लोग, ये चोर झूठ बोलने वाली ये पार्टी उसको खत्म करने में तुली हुई है। ये आपको सोचना होगा। और ये सारे दूसरे नेता उनकी बी टीम बनकर उनके साथ खड़े हैं, बोलने के लिए नहीं। उसके लिए आपने याद करना होगा विधानसभा में उनका क्या रोल था। 10 तारीख को पीपली में मेरे किसान बुजुर्गों पर जब लाठियां बज रही थी उस टाइम वो नेता कहां थे? 20 तारीख को मेरे प्रदेश के किसान जब सड़कों में थे तो वो नेता कहां थे? 25 तारीख को मेरा हरियाणा नहीं पूरा देश बंद था, वो मेरे नेता किसान की बात करने वाले कहां थे? जब उनसे स्टेटमेंट ली जाती है तो पूछते हैं हमारे को तो बुलाया नहीं, क्यों? अरे ब्याह है, सगाई से रुपया मिलेगा, किसान की बात करे उसकी गेला खड़ा क्यों ना होता। तो ये बातें असली हैं। मैंने आप वाली भाषा में डिटेल में तो आपके सामने सबने बताया, ये सच्चाई है। जब तक ये मेरा किसान मजदूर कमेरा वर्ग अपने उस बेटे को, जिसको उस तकलीफ का पता हो, जिसको उस खेत में जो पसीना आता उस पसीने की खुशबू का पता हो, जब तक ऐसे वकील बनाकर आप विधानसभा में नहीं भेजोगे तब तक आपकी सुनाई करने वाला नहीं है। आज ये राजनीति को एक बिजनेस मान के करते हैं, घर भरने के लिए जो इस राजनीति में एमएलए मंत्री बनते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और ये ऐसा मौका मेरे इस बड़ौदा को मिला है, आप पूरे हरियाणा प्रदेश को यहाँ एक नई रोशनी देकर एक नया संदेश देने का काम कर सकते हैं, ताकि आगे आने दिनों में ये सभी दलों के जो ठग बैठे हैं, इन ठगों को
एक तरफ करके किसान का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा विधानसभा में जाके आपका वकील बनकर आपकी पैरवी करे। मैं वादा करता हूं कभी किसी किसान गरीब को जो न सड़कों पे उतर के नारेबाजी नहीं करनी पड़ेगी, अपने हक के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा। जिस मसीहा को चौधरी छोटूराम जी को अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने किसान का भला किया। कैसे किया, मैं आपसे पूछता हूं। उन्होंने किसान का भला इसलिए किया, वो तो गरीब के घर में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके कलम में ताकत दी थी लोगों ने, उनको मंत्री पद पर बैठे थे और उनकी कलम में वो ताकत थी, उसी कलम से उन्होंने किसान का भला किया। जब किसान की बात होती है, जब हमारे खाप पंचायतों की बात होती है, तो ये नेताओं के चंद उनके चमचे भेजे जाते हैं और वो यहाँ ये कहते हैं भाई यहाँ राजनीति नहीं होगी। किसान अगर अपने प्लेटफार्म पे कोई बात करता है, कोई उनका नुमाइंदा, तो वो राजनीति कहलाती है। खाप का हमारा नुमाइंदा कोई बात करता है, वो राजनीति कहलाती है। और ये नेता पार्टियों के बड़े बड़े हर रोज आपके साथ राजनीति करते हैं, तब उनको समझ में नहीं आती तुम क्या कर रहे हो। इस बात को समझने का टाइम है। तो मैं जो मेरे दिल के भाव थे, और मैं आपको वादा करता हूं, मेरे इस महम की बहादुर जनता ने मुझे अपना वकील बना के भेजा है और आखिरी सांस तक मैं अपने उस किसान के लिए, कमेरे वर्ग मजदूर के लिए, अपने भाइयों के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। अकेला हूं, लेकिन उनकी आवाज को उठाऊंगा पक्का। इस अंधी बहरी सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करूंगा और आप सबको उनका असली चेहरा दिखाने का आखिरी दम तक प्रयास करूंगा। ये वादा करता है कि आपका ये बेटा है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपको समय है, बड़ौदा को भगवान ने वो समय दिया है। एक भाई मेरा वर्गा दे दो, मेरी गेल्या उड़ा विधानसभा में वकील थारा 1 और 1 11 बनकर थारी लड़ाई लड़ाएंगे। और गारंटी देता हूं, यो 1 और 1 11 मैंने बना दो, इस खट्टर सरकार ने 6 महीने नहीं पकड़ दूंगा। सप्ताह दी जड़ तो उससे दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन वो खट्टर जो कुर्सी पर तो उतर जाएगा। और जब उसने उड़े लागे रे अगर मारा अपना क्षेत्रवाद, तो वो उड़ेगा 30 के 31 फेर हो दियो, जिसा विपक्ष का बैठा उड़े फिर बैठा रहेगा। इस बात ने सोच लियो। और जो अपना आड़ा को पंचायती उम्मीदवार आपने दे दिया, जो आपका लड़ाका हो बेकाऊ माल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखियो। जो लड़ाका हो और आपका वकील बनकर और डरे नहीं और झुके नहीं, मेरे साथ खड़ा कर दो। वादा करता हूं, एक भी बिल ने हम दोए जो है ना उड़े पास नहीं उड़ दें, चाहे कुछ भी करना पड़ो। इस बात का वादा करता हूं। तो बाकी तो सारे मेरे से पूरो सारी बातें इस एक्ट के बारे में भी, और इसमें क्या क्या संशोधन हो सकता है, और ये प्रदेश सरकार का चैप्टर है, प्रदेश सरकार के उसमें आता है। और प्रदेश सरकार चाहे तो ये यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए जब तक यो खट्टर बैठा तारिया बात बने को नहीं। इस खट्टर की टांग खींचांगे जब वो भी काम जब हो। तो इसलिए मेरे जो भाव जो दिल के मैं आपके सामने रखना चाहता था, थोड़ी बात मैं सारी कह दी, इसकी समझना ना समझना आपके ऊपर है। बाकी मेरे से कोई सवाल आपका है हो तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपकी अदालत में खड़ा है, मुझसे पूछ सकते हैं। जी आदरणीय, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आप कितने छोटा धरना हो चाहे बड़ा धरना हो, आप किसानों की आवाज उठाने का काम करते हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। कोई विधायक बनकर भी किसानों की आवाज उठा रहा है। लेकिन आदरणीय, हम एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे आप पहले 4 साल 5 साल जिला परिषद के चेयरमैन रहे, उस समय भी आप एक तरीके से सक्रिय राजनीति में आ ही चुके थे, तो उस समय कहीं ना कहीं इस चीज की कमी रही। जो आज जितना आप किसानों के बीच में जा रहे हो, किसानों के आंदोलन तो उस समय से भी चल रहे हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि फिर राजनेताओं पर विश्वास जनता का कैसे बने। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, और ये बात तो पुरानी प्रथा है, बे दूध का चढ़ा तो छाछ ने भी फूंक मार के पिया करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिला परिषद का जब मैं मेंबर बना, जब पार्षद बना, फिर चेयरमैन बना, अगर आप पूरा इतिहास पे नजर डालेंगे तो मैं हर आंदोलन में साथ में खड़ा था।
हमारा जो आंदोलन था उसमें जितना योगदान इस रोहतक जिले में, वो भी हमारे समाज का था, उसका नाम ना लेके मैंने सबसे था पीछे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैंने उसमें निभाई। इस बात को मेरे ख्याल सब जानते हैं। रही किसान की जो बात थी, मैं जहां भी मेरे संपर्क में, मैं हमेशा किसान के साथ खड़ा रहा हूं, और उस बात का आपको बहुत सारे उदाहरण मेरे महम के अंदर मिलेंगे कि जब जब मेरे महम के क्षेत्र में किसानों के ऊपर कोई आपदा आई तो उनका बेटा, चाहे वहां गेहूं जलन पाई, पानी भरण पाई या और किसी में आई, तो उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। इस बात को अगर आप पिछले से तुलना देखो, अपने मुंह से मैं कोई बात नहीं कहना चाहता वो, लेकिन मैं हर उसमें मेरे अपने किसानों के साथ, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हो रहा हूँ। मेरे अंदर मैंने अपने दादा को हल जोड़ते देखा, मैंने अपने बाबू को हल जोड़ते हुए देखा, और मैंने हल तो जोड़ नहीं रखा, लेकिन 5 साल कॉलेज के टाइम में जब तक मैंने काम शुरू नहीं किया था, मैंने ऐसा कोई खेत का काम नहीं जो मैंने नहीं कर रखा हो। तो मैं उस तकलीफ को, उस दर्द को जानता हूं। और रही बात जिला परिषद का चेयरमैन, वो सरकार के सामने कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने जी चलाई सरकार के। तो मैं अनेकों बार, मनीष ग्रोवर का टकराव मेरे साथ रोहतक का मुख्यमंत्री तो हो रहा है, वो उन 5 सालों में भी एक बार नहीं कई बार देखने को आपको मिलेगा। इसको मेरे ख्याल आप सब नहीं तो कुछ जरूर मेरे युवा साथी भाई सोशल मीडिया पे इन्होंने देखा होगा, वो चीज पिछले दिनों की आपको पता लग जाएगी। देखिए आदरणीय, हम एक चीज और जानना चाहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम देखते थे, सभी देखते थे, आप लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बस चला रहे हो, आपकी बसों पर बीजेपी के पोस्टर होते थे, और जिनके खिलाफ आज आप खड़े हो, मनीष ग्रोवर जी का भी फोटो उनके ऊपर होता था। आप किस तरीके से मतलब इस चीज को देखते हो? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और उस बात को मैं कबूल भी करता हूं कि इस चुनाव से 6 महीने पहले मैंने पोस्टर बदलवाए थे। पहले मनीष ग्रोवर का फोटो नहीं था, लेकिन मेरे को किसी पार्टी के उन्होंने कहने से मैंने उसका फोटो उस पर लगवाया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उस टाइम पे एक छोटे स्तर का, हर छोटा से छोटा आदमी, विपक्ष का भी आदमी, मैं कांग्रेस के मेरे बुजुर्गों से, इनलो के मेरे बुजुर्गों से मुंह से ये सुनता था, अगे वो खट्टर तो ईमानदार है, पर बाकी सारे बीजेपी वाले चोर हैं। क्या करते कि ना क्या करता हूँ बताओ, क्या करते ना। उसकी लांगड़ किसने काटी फिर बने पाछे, हरदा ही दिखाया ना उसका असली चेहरा भी, फिर मैंने दिखाया होगा, दिखाया कि नहीं दिखाया, मैं मानता हूं। उसके बाद अगर मेरे पास, लेकिन 6 महीने पहले उस मनीष का मजबूरी में मुझे कहा गया था, और बता दूं मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने वो टिकट के लालच में काम करा था, इतना तो मैं दोषी हूं, मैं मानता हूं, इस बात को कबूल करता हूं। ठीक है जी, लेकिन मेरी गेल भी वो धोखा था, मैं भी नहीं मानू था। अगे वो चाचा खट्टर था ईमानदार से, बाकी चोर से, और उस चक्कर में बड़े पाछे वो इतने गठड़ी बांध के ले गया 10,000 करोड़ के घोटाले। तो मैं न्यू मान के गया था कि वो चाचा खट्टर मैंने शाबाशी देगा, वाह बेटे वाह, पर मेरा बेटा सरदार है, वो पाया उसका जब लेख्या था उधर देखा, तो वह बात सारी आपके सामने सारी आ रही है। और मैंने बात कौन देखी, अगमैन गेला ब्लैकमेलिंग करके, जब भीतर विधानसभा में उन्होंने क्लीन चिट ली तो 12 अंक की घोषणा कर दी थी, इन तो चोरा उल्टा लेता हूं अपना समर्थन, कराया था कि नहीं कराया था ना, तो कई दिन उड़ जाऊंगे, थोड़ा नाराज हुए, वो मैंने पटावे कि मैं लोभ लालच दें, उसका बाहर लेकड़ते हैं दिया था मीडिया के सामने। तो इस बात के लिए मेरी नीयत जो तब मान्या करते, मैं भी मान्या करता, उस चक्कर में मैं भी था, इस बात न मानू। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक वादा करता हूं आपको, कैंडिडेट आप दे दो, उसका चुनाव जब बेसिक रुपये घाट हो तो उसने मैं लड़ दूंगा, इस बात का वादा करता हूं। आदमी तुम दो, आदमी तुम दो, या सरकार रुपया वाली है, वो पूर्व मुख्यमंत्री घने रुपया वाला इनते भी, उन्हें रुपया खातर उसने चुनाव नहीं आने दूंगा, उसे गेल खड़ा होगा।